हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं बायोलॉजी विषय में। आज का टॉपिक है हमारा बहुरूपता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और हिंदी में बहुरूपता। देखिए, जैसा कि हमारी हेडिंग है, बहु माने बहुत और रूपता माने रूप, यानी किसी भी जीवधारी के या किसी भी मतलब सामान्य वस्तु के या सामान्य रूप से आप ऐसा समझिए कि एक ही वस्तु के, एक ही प्राणी के, एक ही जीवधारी के कई सारे रूप, बहुरूपता जैसा समझ में आ रहा है। परंतु हमें यहाँ पर जो बहुरूपता पढ़ना है वो आनुवंशिकी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, आनुवंशिकी के संदर्भ में पढ़ना है। तो जो हमारे जीन्स से संबंधित है या एलील्स से संबंधित है, तो आइए देखते हैं क्या है बहुरूपता। देखिए, एक पदार्थ का कई रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाती है, यानी एक पदार्थ का कई रूपों में जो है पाया जाना बहुरूपता कहलाती है। तो बहुरूपता कहलाती है, तात्पर्य है कि कोई पदार्थ है और वो कई अलग अलग रूपों में उपस्थित है। बहुरूपिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपने शब्द सुना होगा बहुरूपिया। बहुरूपिया मतलब बहुत सारे रूप बनाने वाला, कभी स्त्री का वेश बना लिया, कभी राक्षस का बना लिया, यानी अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है बार बार, बहुरूपिया कहलाता है। तो उसी प्रकार से जैसे बहुरूपिया होता है वो शब्द है, वहीं से जैसा कि बहुरूपता, तो बहुरूपता यानी एक पदार्थ है और उसके कई सारे रूप हैं। तो कई सारे रूपों को जो पाया जाना है वो बहुरूपता कहलाता है। एक पदार्थ के कई सारे रूप बहुरूपता कहलाते हैं। आनुवंशिकी बहुरूपता आनुवंशिकी पदार्थ में, यानी आनुवंशिकी जो बहुरूपता है वो आनुवंशिकी पदार्थ में एक से अधिक रूप में मिलती है। यानी आपने आनुवंशिकता और आनुवंशिकी बार बार पढ़ करके आते हो। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना, इस प्रकार से आप कई बार पढ़ के आए हो। तो जब हम आनुवंशिकी में बहुरूपता की बात करते हैं तो आनुवंशिकी पदार्थ में भी एक से अधिक रूप में ये हमें दिखाई देती है, जो कि देखिए मानव में 99.9% से अधिक जीनोम समरूप हैं। यानी जब मनुष्य में पढ़ रहे हैं बहुरूपता आनुवंशिकी के परिप्रेक्ष्य में, तो मनुष्य में जो जीनोम है, जो जीनों की जीनी संरचना है, जीन्स की संरचना है, वो संरचना 99.9% समरूप है, समान रूप की है। कैसी है? समान रूप की है बहुरूपता, यानी 99.9% में जो जीन्स हैं ऐसे कि उनमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है, यानी समान रूप से हैं, इसलिए वो समरूप हैं। इसके बाद जो शेष 0.1%, क्योंकि इसमें से 99.9 में से जो है बचेगा तो 0.1% ही, तो उसमें जो डीएनए है उस डीएनए में भिन्नता है। यानी कि 99.9% जो जीन्स हैं, उस जीन्स में जो आनुवंशिक मटेरियल्स है, जो डीएनए है वो समान है, समरूप है। बाकी बचे हुए 0.1% में जो डीएनए आनुवंशिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें अंतर है, भिन्नता है। और वह डीएनए जो है माइक्रोसैटेलाइट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोसैटेलाइट जो है वो मापक की जो है डीएनए की मापक इकाई है। तो माइक्रोसैटेलाइट द्वारा जो है प्रदर्शित, यानी माइक्रो जो है वो मापक की इकाई है और सैटेलाइट जो है मापक यंत्र या आप डिवाइस समझिए। तो जो डीएनए है वो माइक्रोसैटेलाइट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा डीएनए? जिसमें भिन्नता है, यानी कि 0.1% डीएनए। तो
प्रदर्शित किया जाता है लंबाई तथा संख्या के संदर्भ में बहुरूपता प्रदर्शित करता है। यानी कि जो 1% 0.1% डीएनए है, उस डीएनए में उसकी संख्या और लंबाई, संख्या डीएनए की संख्या में, यानी जो डीएनए में संख्या की जो आनुवंशिक कूट आनुवंशिक क्षारकों का क्रम है वो संख्या है, और जो डीएनए की लंबाई है उस लंबाई में जो है भिन्नता होती है, और वो भिन्नता जो है बहुरूपता प्रदर्शित करती है। यानी लंबाई तथा संख्या के संदर्भ में कि लंबाई जो है और जो संख्या है उसमें वो बहुरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कई रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से समझ में आया कि आनुवंशिक बहुरूपता जो है वो आनुवंशिक पदार्थ में भी एक से अधिक रूप में दिखाई देती है, या किसी एक पदार्थ का कई रूपों में होना बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जो कि आपने पढ़ा कि मानव में जो है 99.9% जो जीन्स हैं, जीनोम हैं, वो समान समरूप हैं। बाकी 1% बचे हुए 0.1% जो जीन्स आनुवंशिक मटेरियल है उसमें भिन्नता है, और वो भिन्नता जो है वो लंबाई और संख्या में बहुरूपता प्रदर्शित करती है। 0.1% जो बचता है। तो ये आपका बहुरूपता के टाइप्स देखिए, यहाँ पर 3 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है एलीलिक बहुरूपता। एलीलिक बहुरूपता जिसे एलील कहते हैं इंग्लिश में, एलील के द्वारा बहुरूपता आती है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एलील को समझना है, हालांकि आप समझ के आए हो मेंडल के चैप्टर में, फिर भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुरूपता जो है एलीलिक बहुरूपता एलील के कारण होती है। एलील क्या होते हैं? देखिए, एक लक्षण के तुलनात्मक जीन्स एलील कहलाते हैं। एक लक्षण के तुलनात्मक जीन्स एलील कहलाते हैं। जैसे पौधे की बात करें तो पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई जो है ये क्या है? एक लक्षण है। पौधे की लंबाई एक लक्षण है, और इसके तुलनात्मक रूप क्या है कि पौधे की जो लंबा पौधा एवं बौना पौधा। देखिए, लंबाई जो थी ये पौधे का लक्षण था, और उस लक्षण में बहुरूपता क्या दिखाई दी कि एक पौधा लंबा होता है, दूसरा पौधा बौना होता है। ये हमारे एलील्स कहलाते हैं। यानी जो एक लक्षण के तुलनात्मक रूप, लक्षण क्या था? इस एलील का जो लक्षण था वो लंबाई लक्षण था, और इस लक्षण के 2 रूप आपको दिखाई दिए, एक था लंबा और एक बौना। आप ये मेंडल के चैप्टर्स में पढ़ा है आपने, लंबा और बौना। हम यहां पर आपको एलील समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एलील एक लक्षण के तुलनात्मक मतलब भिन्न, दोनों में अंतर। तुलना का मतलब होता है एक दूसरे को कंपेयर करना, और कंपेयर का मतलब है अंतर होना चाहिए। तो एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। तो एलील क्या है? एक लक्षण लंबाई यहां पर है, और इसके तुलनात्मक रूप लंबा और बौना है। इन दोनों के जो जीन्स हैं वो एलील कहलाते हैं। इस प्रकार से जब हम किसी जीवधारी में बात करते हैं, मान लिया किसी पक्षी में ले लिया, तो किसी पक्षी में पंखों का रंग, जिस प्रकार से यहाँ पर लंबाई लिया, उसी प्रकार से किसी पक्षी में पंखों का रंग। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे पक्षी कॉक ले लिया, मुर्गा ले लिया, तो मुर्गा में जो है उसके पंखों का रंग जो है क्या है? लक्षण है, और उसके लक्षण का जो रंग है, किसी मुर्गे में लाल है, किसी में सफेद है, किसी में काला है, किसी में यही रंग जो है काला है, किसी में लाल है,
किसी में व्हाइट यानी कि सफ़ेद है। इस प्रकार से 3 रंग हमें किसी एक मुर्गे में दिखाई देते हैं। मुर्गा आपका पक्षी होता है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। तो एक लक्षण क्या था? रंग, और इसके तुलनात्मक रूप जो हैं काला, लाल, सफेद, इसके तीनों के जो जीन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। फिर एक बार देखते हैं बहुत छोटी सी डेफिनेशन एलील्स की कि तुलनात यानी एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। जैसा कि 2 एग्जाम्पल्स यहां पर बताए, किसी पक्षी के रंग से और पौधे की लंबाई से। ठीक है, तो ये थे आपके एलील्स। यानी कि एलील्स जो होते हैं वो जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं। तो पहला पॉइंट था यहाँ पर एलीलिक बहुरूपता, ये हमारे एलील्स के कारण आती है। और एलील जैसा कि आप समझ पाए कि एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार की बहुरूपता बहु एलीलों के जीन में होती है। यानी इस प्रकार की जो बहुरूपता है, एलीलिक बहुरूपता जो है, ये बहु एलीलों के जीन्स में या जीन में होती है। यानी कि बहु एलील ऐसे एलील होंगे जिनके जीन्स में क्या होगा? उनके जो जीन्स होंगे उन जीन्स में क्या होगी? तुलनात्मक रूपों के जीन्स होंगे, भिन्न रूपों के जीन्स होंगे, और लक्षण जो होगा वो एक ही होगा। तो जीन्स में होती है जो उत्परिवर्तन द्वारा प्रोटीन की संरचना व कार्य परिवर्तित कर देता है। उत्परिवर्तन वो क्रिया होती है जो समय के अनुसार परिवर्तन होता है। ह्यूगो डेविस ने इसकी खोज की थी। तो उत्परिवर्तन द्वारा क्या होता है, और इसका उत्परिवर्तन इसमें जो करने का कारक है वो आपके एलील्स हैं, और इन एलील में उपस्थित वो जीन्स हैं। उन जीन्स के कारण ही क्या होती है? प्रोटीन की संरचना और कार्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी पौधे के लक्षण लंबाई का लक्षण है, लेकिन उसके 2 रूप हमें दिखाई देते हैं, एक लंबा और एक बौना। तो वो जो लंबा और बौना दोनों रूप हैं, दोनों में जो परिवर्तन है, दोनों में जो भिन्नता है, तुलनात्मक अंतर है, वो अंतर इन एलीलो जीन्स यानी इन एलीलों के जीन्स के द्वारा या जीनों के द्वारा आता है। तो ये हमारा था एलीलिक बहुरूपता। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और शॉर्ट में कहते हैं SNP। आपको कई बार SNP लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। यह बहुरूपता मनुष्यों में 1.4 मिलियन एकल क्षार DNA के रूप में मिलती है। जैसा हमारा हेडिंग से क्लियर होता है, न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, समझ में आ जाता है कि हमारे न्यूक्लिक अम्ल जरूर उपस्थित होगा, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसा आपने पढ़ा DNA और RNA, DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनता है, RNA 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बनता है। ऐसा आप पीछे पढ़ करके आ रहे हो। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता जो है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि SNP, जहां पर आपको शॉर्ट में SNP लिखा हुआ मिलेगा। SNP से हम यही समझ पाएंगे, S से सिंगल, N से न्यूक्लियोटाइड और P से पॉलीमॉर्फिज्म। आप जब DNA का अध्ययन कर रहे होते हो तो आप पढ़ते हो कि DNA की संरचना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बनती है। यानी कि DNA के निर्माण में 3 मौलिक अणु, राइबोज शर्करा, फास्फेट मूलक, फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा आपका आता है नाइट्रोजनी क्षारक। वो तीनों मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो क्षारक युग्म है वो एकल यानी कि SNP जो है उसमें एकल क्षार हो जाता है। एकल क्षार DNA के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण
एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता आती है। यह एलीलों को पहचानने में उपयोगी है, यानी जो हमारे एलील्स हैं, जैसा कि अभी बताया एलील्स क्या होते हैं, एक ही लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। तो ये जो एलील हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता के द्वारा, और इसमें जो मुख्य कारक बनता है वो एकल क्षार बनता है। इस एकल क्षार जो पाया जाता है इसके कारण से भिन्नता आती है। इसके बाद अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रतिबंध टुकड़ा लंबाई बहुरूपता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फॉर फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और शॉर्ट में लिखते हैं RFLP। तो प्रतिबंध टुकड़ा लंबाई बहुरूपता देखिए क्या है। इसमें क्या होता है कि यह डीएनए अनुक्रम, यानी कि आपको बताया था अनुक्रम जो है ये क्रम का ही एक रूप है, यानी सीरीज या श्रृंखला का ही एक रूप है, परंतु यहाँ पर विज्ञान की भाषा में इसको अनुक्रम लिखा जाता है। इस अनुक्रम से तात्पर्य है जो हमारे डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक या आनुवंशिक कूटों का क्रम है। तो डीएनए अनुक्रम जो है उसकी लंबाई में बदलाव की विशेषता है, क्योंकि लंबाई जो है डीएनए की बदल जाती है, यानी कि उसके प्रतिबंध का जो टुकड़ा है उस टुकड़े में अंतर आ जाता है, और उस टुकड़े में अंतर आने के कारण व्यक्ति में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, बहुरूपता हो जाती है। इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, यानी कि डीएनए अंगुली छाप में किया जाता है। आपने पढ़ा है कि डीएनए अंगुली छाप के द्वारा या डीएनए अंगुली छाप के द्वारा बहुत से अनसुलझे केस या मामले निपटाए जाते हैं, जैसे लावारिस लाशें, बलात्कार के केस, रेप के केस आदि में जो अपराधी अपनी पहचान छिपाता है, उसकी पहचान करने के लिए उसके शरीर के कुछ ऊतक लिए जाते हैं और उन ऊतकों के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ करके आए हैं, यानी कि पितृस के मामले, पैतृक के मामले, आपराधिक मामले इसके द्वारा निपटाए जाते हैं, जिसमें आपका डीएनए मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि डीएनए का अनुक्रम पहचान बताता है। तो इस प्रकार से आपका ये बहुरूपता के तीनों टाइप्स समाप्त होते हैं, और आपका बहुरूपता ऊपर डेफिनेशन बस शॉर्ट में है कि एक पदार्थ का कई रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाता है। जैसा कि हमने एक शब्द भी सुना है बहुरूपिया, कई बार हमारे जो है लोकल क्षेत्र में खेल दिखाने लोग आ जाते हैं बहुरूपिया का, जिसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति होता है, वो अपना अलग अलग वेश बनाता है जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें वो कभी औरत का वेश बनाता है, कभी बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति का, या कभी राक्षस का, या कभी किसी देवी या देवता का। तो इससे समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति है और अलग अलग रूपों में लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। वो शब्द बहुरूपिया से ही यहाँ पर बहुरूपता भी लिया गया है, यानी कि लक्षण एक ही है, लक्षण एक ही है, परंतु वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जैसा आपको एग्जाम्पल्स बताया था बहुरूपता का कि पौधे में लंबाई लक्षण है और उसके रूप हैं लंबा और बौना, अलग अलग दो। इसी प्रकार से किसी पक्षी में, जैसे मुर्गा ले लेते हैं कॉक, उसमें क्या होता है, उसके पंखों का रंग लक्षण है, लेकिन रूप क्या है, काले रंग के पंख हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हो या लिख भी सकते हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा पॉलीमॉर्फिज्म समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना